गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हमने बीएससी फाइनल में यूनिट फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने सीएफटी के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा था, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी कक्षकों की आकृति है वो हमने वहां पे पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ना है, पोस्टुलेट ऑफ सीएफटी, यानी सीएफटी के जो अभिग्रहित हैं वो हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है इसके अंदर कि जो संक्रमण धातुओं के मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वो या तो ऋणावेशित आयन होते हैं यानी नेगेटिव आयन होंगे, जैसे हमने क्या बोल दिया Cn नेगेटिव है OH नेगेटिव है, ठीक है, या फिर लोन पेयर वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं H2O, सेकेंड इसमें हम बोल सकते हैं NH3। ठीक है, अब इसके लिए आप देखें कि संक्रमण धातुओं के जो संकुल होते हैं उन संकुलों के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले आयन जैसे Cn नेगेटिव और OH नेगेटिव यानी वे आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु जैसे H2O और ये NH3 ये लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। इन संकुलों के अंदर लिगेंड के रूप में क्या होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज वाले आयन होंगे या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु है वो होते हैं। कई जगह इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले आयन भी होते हैं, जैसे कीटाइन बोले तो उसके रूप में आता है NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन और NO2 पॉजिटिव यानी नाइट्रोनियम आयन। लेकिन मुख्य रूप से इसमें नेगेटिव चार्ज वाले आयन और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त जो उदासीन अणु है वही इसमें लिगेंड की तरह है व्यवहार करते हैं और लिगेंड को पॉइंट चार्ज के रूप में या बिंदु आवेश के रूप में माना जाता है। ठीक है, और ये जो लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर के उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं। ये था सीएफटी का पहला पोस्टुलेट कि लिगेंड के रूप में कौन कौन हो सकता है। उसके बाद में जो सेकंड पोस्टुलेट था उसमें क्या बताया गया कि संक्रमण धातुओं के जो संकुल होते हैं उनमें लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक नेचर का होता है और यह कोई बॉन्ड नहीं होकर के इसको अट्रैक्शन फोर्स माना गया है। कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या माना गया कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जिसके कारण से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी कारण से इनके बीच का जो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो आयनिक प्रकृति का होता है। ऐसा इन्होंने सीएफटी का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसके अंदर बताया। तीसरे पोस्टुलेट में इन्होंने क्या बताया और देखें इसके अंदर तीसरे पोस्टुलेट में उन्होंने ये बताया कि जो संकुल यौगिक होते हैं उनके अंदर प्रारंभ में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है यानी जब इससे लिगेंड नहीं जुड़े हुए होते हैं शुरुआत में, यानी जब संकुल बना हुआ नहीं होता है उस समय केंद्रीय धातु परमाणु के जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, यानी 5 डी कक्षकों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यानी जब संकुल बना हुआ नहीं होता है या जब लिगेंड इसके पास नहीं आए हुए होते हैं उस समय केंद्रीय धातु परमाणु के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है और समान ऊर्जा वाले कक्षकों को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम
समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। प्रारंभ में जब लिगेंड जुड़े हुए नहीं होते हैं उस समय केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। तथा समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं उन्हें हम समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कक्षक है वो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें इसके अंदर समभ्रंश कक्षक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहा जाएगा। अब यूनि और टी कक्षक जैसे तीनों पी कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों की एनर्जी सेम है, एक एनर्जी लेवल पे है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? समभ्रंश कक्षक का वो कहलाते हैं। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट था इसका ये कि लिगेंड जुड़ने से पहले केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, इसलिए इनको समभ्रंश कक्षक वो कहते हैं। लेकिन जैसे ही संकुल बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास अक्षों की दिशा से या अक्षों के मध्य से, ठीक है, लिगेंड कहां से आते हैं? संकुल बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास या तो वे अक्षों के दिशा से आएंगे यानी अक्षों के ऊपर आएंगे या फिर वो अक्षों के मध्य से आते हैं। जब संकुल बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास लिगेंड आते हैं तो ये लिगेंड धातु परमाणु के जो डी कक्षक है उनको प्रतिकर्षित करते हैं। उस प्रतिकर्षण के कारण पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती है, यानी वे पांचों डी कक्षक जो पहले समान ऊर्जा वाले थे वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभाजित या विपाटित हो जाते हैं। इस क्रिया को क्रिस्टल अक्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल अक्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कैसे देंगे। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा आ सकती है। क्रिस्टल फील्ड विपाटन किसे कहेंगे कि जब संकुल बनने के लिए लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास आते हैं तो धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती है तथा वे दो अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षकों में विपाटित या विभाजित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो कहते हैं। ये CFT का तीसरा पोस्टुलेट है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो इसी से रिलेटेड है, 4th नंबर है वो। उसमें क्या आता है कि जब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की क्रिया होती है तो पांचों डी कक्षकों में से कुछ कक्षक है वो उच्च ऊर्जा स्तर पे चले जाएंगे। देखिए इसके अंदर जैसे ये 5 डी कक्षक हैं, 5 डी कक्षक कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी अक्ष जेड। बचे हुए दो कौन से हो जाएंगे? डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ये क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या है? समान है। ये कब है? जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में लिगेंड जुड़ा हुआ नहीं होता है। फिर संकुल बनाने के लिए जैसे ही लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास आता है तो इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती तथा ये दो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं तथा वे अलग अलग ऊर्जा वाले दो कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। अब इन दोनों का नाम क्या था? ईजी में आते थे, पहले हमने पढ़ा था इनको विपाटन, और ये किस में आते हैं? T2G के अंदर आएंगे। अब दो ऊर्जा स्तर बनाएंगे ये। तो चौथे पोस्टुलेट में यही बताया गया है इन्होंने कि जो दो ऊर्जा स्तरों में विपाटित होंगे उनमें से क्या होगा इसके अंदर कि कुछ डी कक्षक, ये क्या इसमें औसत ऊर्जा स्तर है, ये एनर्जी बढ़ रही है ऊपर से नीचे की तरफ चलने की। ठीक है, तो इसमें अंदर क्या होगा? कुछ डी ऑर्बिटल्स हैं वो ये औसत ऊर्जा स्तर है, कुछ डी कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे चले जाएंगे और कुछ डी कक्षक है वो औसत ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर हो सकता है ईजी वाले ऊपर जाएं, यानी दो हो गए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और ये वाले कौन से हैं? T2G वाले।
अब ये भी हो सकता है कि T2G वाले तो इसमें औसत ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे चले जाएं और EG वाले हैं वो इसके अंदर निम्न ऊर्जा स्तर पे चले जाएं। ठीक है, ये हो गया विपाटन। ये जो विपाटन होता है, EG ऊपर जाते हैं, T2G नीचे जाते हैं, ये तो होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक के संकुल बनते हैं उस समय ऐसा होता है। अष्टफलक के संकुल बनेगी तब संकरण sp3d2 या फिर d2sp3 होता है। और जब ये वाला होता है तो ऐसा किसमें होता है विपाटन, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय में होगा, यानी जब संकरण कैसा हो, sp3 हो। ठीक है, ये उच्च ऊर्जा स्तर वाले, ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले हैं। इस प्रकार से विपाटन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों के विपाटित होने के बाद में इलेक्ट्रॉन है वो इन कक्षकों में भी कैसे भरे जाएंगे, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हुंड और पाउली के नियमानुसार हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में भरे जाएंगे। हुंड और पाउली के नियम का मतलब क्या है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी वाले कक्षकों में, निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर जाएगा। अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या फिर यहाँ इसके साथ युग्मित होगा, वो आगे की बात है, वो हम पढ़ेंगे कि लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से है या वीक फील्ड से। एक बार इतना देखें। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ था तब ज्यादा है और यहाँ आने के बाद इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, ये स्तर तो इसके लिए उच्च ऊर्जा स्तर है, जब इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो अतिरिक्त ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, अतिरिक्त ऊर्जा को मुक्त करेगा। ये मुक्त होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, CFSE कहलाएगी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म देखें इसकी CFSE की, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, शॉर्ट में बोलेंगे इसको CFSE। ये वाला क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों से निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में जाता है तो ये अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और इस अतिरिक्त ऊर्जा को जो उत्सर्जित होती है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। और ये माना जाता है कि इस ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है, यानी जितनी अधिक मात्रा में CFSE मुक्त होगी इलेक्ट्रॉनों की या इस पूरे कॉम्प्लेक्स की ऊर्जा उतनी कम हो जाएगी। ऊर्जा उतनी कम हो जाने से उस संकुल का स्थायित्व उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी वृत्त कर्मानुपाती क्या होता है, स्टेबल। आगे समझ में, ये हो गई CFT के 5-4 पोस्टुलेट। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो 3 प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स में होगा, एक तो होगा इसमें ऑक्टाहेड्रल में, सेकंड होगा टेट्राहेड्रल में और थर्ड होगा वर्ग समतलीय संकुल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।